गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने 5वां चैप्टर स्टार्ट किया था 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर। उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे, कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे थे जो अपने काम में आती है, परिभाषाएं जो है उनकी। तो अपने कुछ परिभाषाओं की बात कर ली थी, उससे आज आगे पढ़ेंगे। आगे परिभाषा है आपकी पांडुरता। पांडुरता या इसे कहा जाता है एटिलेशन। क्या होता है देखिए कि प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना। क्या जब प्रकाश नहीं मिले पौधे को तो प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधे का पीला पड़ना क्या कहलाएगा? पांडुरता कहलाएगा। ठीक है कि जब प्रकाश नहीं मिलता पौधे को या पौधा अंधकार में रहता है तो पौधा क्या हो जाता है? पीला पड़ने लग जाता है। उसे क्या कहते हैं? पांडुरता कहा जाता है। अगला है एकांतर प्रपोषी। देखिए सभी वर्ड जो हैं ये अपने इस चैप्टर में काम आएंगे आगे भी। जो अपने पिछले वाले चैप्टर पढ़े उसमें भी काम आए, आगे अभी बाकी चैप्टर पढ़ने उनमें भी काम आएंगे। तो ये डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आएगी आप लोगों के आगे। ठीक है, देखिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं। एकांतर प्रपोषी क्या है कि दो अलग अलग जातियों के प्रपोषी पौधों में से वे एक पौधा जो कुछ कवकों का जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक होता है उसे एकांतर प्रपोषी कहते हैं। कि भाई इसमें क्या होता है कि ऐसे जीव जो दो अलग अलग जातियों के परपोषी पौधों में से वह एक पौधा जो कुछ कवकों का जीवन चक्र पूरा करने के आवश्यक होता है उसे एकांतर प्रपोषी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि वे दो अलग अलग जातियों के प्रपोषी पौधों में से वे एक पौधा जो कुछ कवकों का जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। कि जैसे इसमें क्या है कि बहुत से ऐसे कवक हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर एक पौधे पर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, उसे बोलते हैं एकांतर प्रपोषी। एकांतर प्रपोषी का मतलब ये भी होता है कि जब कोई जीव हो, जैसे मान लीजिए कोई जीव है, ये एक जीव है, इसको अपना जीवन यापन करने के लिए क्या कर रहा है? दो ये अलग अलग जाति के पौधे हैं, ठीक है, एक बार इस पौधे पे निर्भर है, एक बार इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो इस प्रकार का भी क्या कहलाता है? एकांतर प्रपोषी कहलाते हैं। कि एकांतर प्रपोषी का मतलब क्या हो गया कि जब जीव अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, ठीक है, दो अलग अलग जाति के पौधों पे, ठीक है, पौधों से पोषण लेता है या उन पर निर्भर रहता है, तो उसे क्या बोला जाता है? एकांतर प्रपोषी कहा जाता है। इससे आगे देखिए नेक्स्ट है कवकनाशी। उसकी बात करते हैं। कवकनाशी वर्ड आपको पता होगा, अपने जब पादप के बारे में पढ़ा उसमें आया, बार बार आया था कवकनाशी का प्रयोग करते हैं नस, ठीक है, तो उसकी बात करें। तो है अपने कवकनाशी। कि भाई कवकनाशी क्या है? देखिए कि कोई भी पदार्थ मुख्यतः रासायनिक यौगिक, कि कोई भी पदार्थ हो सकता है मुख्यतः रासायनिक यौगिक जो कवक के लिए विषैला हो। कि भाई कोई भी रासायनिक पदार्थ, जैसे लिख देता हूँ, रासायनिक पदार्थ जो
कवक के लिए विषैला हो तथा कवक को मारने में सक्षम हो, उसे क्या कहते हैं? कवकनाशी। देखिए नाम से ही पता, कवक को नाशी मतलब नष्ट करने वाला। तो ऐसा रासायनिक पदार्थ जो कवक के लिए विषैला हो, मतलब कवक को नष्ट करने वाला, विषैला हो या कुछ भी हो, अपना टारगेट किया कवकनाशी डालने का, कि कवक संक्रमित, जो ये कवक जिन पौधों को संक्रमित करते हैं उनको नष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बहुत से हैं, तो अपन इस बार पढ़ भी रखा है कौन कौन से कवकनाशी हैं। तो देखो मैंकोजेब पढ़ा था, आपको याद, बहुत बार पढ़ाया था ये, तो 6, 7, 8 चैप्टर में मैंकोजेब, थायराम, है ना, थायरम। इसके अलावा आपके देखिए कार्बनडाइजम, है ना, ये बहुत पढ़े थे अपन ने। ये सभी क्या है? कवकनाशी। इसके अगले देखिए वर्ड आता है पेथोवर। पेथोवर क्या, देखिए इसकी बात करते हैं कि जीवाणु की रोगजनक जाति का एक उपविभाजन जो केवल पौधे की एक निश्चित जाति या वंश को ही संक्रमित कर सकता है। देखो पैथोजन तो मतलब होता है रोगजनक, जिसकी वजह से रोग होता है। तो अब ये क्या है कि जीवाणु की, देखो पूरा लिख लेते हैं, जीवाणु की रोगजनक जाति का एक उपविभाजन जो केवल पौधे की एक निश्चित जाति या वंश को ही संक्रमित कर सकता है। क्योंकि रोगजनक तो पर्टिकुलर जिसको कर रहा है संक्रमित, उसको कर रहा है। इसके अलावा रोगजनक की जाति का एक उप विभाजन या उसका कोई भाग, ठीक है, जो केवल पौधे की निश्चित वंश में बहुत सारी जाति आ जाएगी, या पर्टिकुलर जाति को क्या करे? संक्रमित करे, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? पेथोवर बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि अपन पढ़ भी रखा है, जेंथोमोनास क्या आपको जीवाणु है? तो जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस पेथोवर लगा गया, एक्जेनोपोडिस पेथोवर जहाँ पे पेथोवर मतलब समझ लीजिए पेथोवर सिट्राई। अब इसका मतलब क्या हुआ? पेथोवर सिट्राई के मतलब ये जो है, ये केवल क्या करेगा? सिट्रस को ही संक्रमित करेगा, जो खट्टे फल वाले हैं उनको ही क्या करेगा? संक्रमित करेगा। तो ये पेथोवर का मतलब समझ आ गया आपके, कि पेथोवर का मतलब है सिट्राई का मतलब है यहाँ पे कि ये सिट्रस को ही संक्रमित करेगा। तो पेथोवर जीवाणु की रोगजनक की जाति का एक उपविभाजन होता है जो केवल पौधे की एक पर्टिकुलर जाति को ही क्या करता है? संक्रमित करता है, नष्ट करता है। ठीक है, इसके आगे अपन पढ़ते हैं रोग चक्र की बात करते हैं, डिजीज साइकिल की। देखिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, अगला है रोग चक्र। कि रोग को किस प्रकार से रोग चक्र में क्या होता है कि पौधे में रोग विकास में सम्मिलित घटनाओं का क्रम, जिसमें रोगजनक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं तथा परपोषी पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव शामिल होते हैं। कि रोग चक्र मतलब क्या हो गया कि भाई पौधे, लिख लेते हैं, पौधे में रोग विकास में सम्मिलित
सम्मिलित घटनाओं का कर्म जिसमें रोगजनक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं तथा प्रपोषी पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों का क्या होता है, शामिल होता है। कि भाई कोई पौधा है वो रोग विकास में सम्मिलित घटनाएं हैं। जैसे मान लीजिए पौधा बनाया आपने, किसी का पौधा ले लीजिए, ठीक है। इस पौधे पे जो रोग हुआ, कि भाई रोग जैसे इसकी पत्तियों पर संक्रमण हुआ या इसके तने पे दिखाई दिया, इसकी आपके जो पत्तियों पे छेद हो गए, जो भी रोग का विकास हो रहा है, इनकी पूरी घटनाओं का अध्ययन कि किस प्रकार से रोग फैला, ठीक है। फिर जो रोगजनक इस पर असर डाल रहा है उसकी के रोगजनक को किस प्रकार से विकास करता है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं, उसका अध्ययन। और इस पौधे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि पौधा है वो किस प्रकार से संक्रमित हो रहा है, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब का अध्ययन जो किया जाता है वो किस में होता है, रोग चक्र में किया जाता है। क्योंकि रोग चक्र मतलब जहाँ से पौधा संक्रमित हो रहा है उसमें रोगजनक किस प्रकार से विकसित हो रहा है, वो कौन कौन सी अवस्थाएं ले रहा है, ठीक है, कौन कौन से रूप में चेंज हो रहा है, और मेन इस पौधे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है एक सामान्य पौधे से इसके अंदर, उसको सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है, आपके वो क्या कहलाता है, रोग चक्र कहलाता है। अगला आता है सर्वांगी। सर्वांगी क्या, देखिए, कैसा रसायन या रोग कारक जो अंदर ही अंदर पौधे के शरीर में फैलता है उसे सर्वांगी कहते हैं, ठीक है। कि ऐसा रसायन या रोग कारक, ठीक है, जो अंदर पौधे के शरीर में फैलता है, उसे क्या कहते हैं, आपके सर्वांगी कहा जाता है। और जैसे विषाणु के रोग कारक जो हैं वो है या कार्बन डाइऑक्साइड कवकनाशी है। यह क्या करते हैं कि ऐसे रसायन या रोग कारक, ठीक है, जो क्या करते हैं पौधे के अंदर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। भाई ऐसे आप रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, या आपके क्या हो सकता है रोग कारक जो क्या कर जिसकी वजह से रोग फैलता है। तो ये पौधे के क्या करते हैं, अंदर ही अंदर फैल जाते हैं, जैसे पौधे को क्या कर देते हैं, ठीक है, पूरी तरह से पौधे में फैल जाते हैं, बोलते हैं सर्वांगी, ठीक है। सर्वांगी कवकनाशी है, इसका मतलब क्या होगा, वो पूरे जो आपके जिसकी वजह से कवक है उस कवक में पूरा शरीर में फैल जाएगा, उसको नष्ट कर देगा, ठीक है। अगला है आपके प्रतिजैविक। कि प्रतिजैविक क्या है कि एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। कि भाई आपको पता है पहला जो प्रतिजैविक खोजा गया था वो कवक से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये प्रतिजैविक क्या है, देखिए जैविक मतलब जीवित और प्रति मतलब जो जीवन के विपरीत हो, ठीक है। तो ये प्रतिजैविक जो है सबसे पहला जो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था पेनिसिलिन, ठीक है। वो एक कवक था, पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त हुआ था। तो मैंने आप इसकी परिभाषा क्या बोली कि एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न, तो कवक क्या है, सूक्ष्म जीव है। तो एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किसके द्वारा क्या बनाया था, पेनिसिलिन बनाई थी। इस कवक से क्या बनाई थी, सबसे पहले आपके प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बोलते हैं, पेनिसिलिन बनी थी। तो एक ये क्या हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया। सूक्ष्म जीव ना जो नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव हो गए। तो सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न, ठीक है, रासायनिक पदार्थ, तो पेनिसिलिन क्या हो गया, रासायनिक पदार्थ हो गया जो दूसरे सूक्ष्म जीवों, तो ये पेनिसिलिन मुख्य रूप से किसको, क्रिया को रोकता है, ये जीवाणुओं को रोकता है। वैसे विषाणु पे एंटीबायोटिक का असर बहुत कम होता है, लेकिन जीवाणु के लिए तो परमानेंट इलाज समझ लीजिए आप। तो ये क्या कर रहा है कि भाई ऐसा आप एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए क्या हो, हानिकारक हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक कहा जाता है। कि भाई ये जो प्रतिजैविक है ये क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, इनको कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। पेनिसिलिन का आपको बताओ प्रयोग सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो आपके द्वितीय विश्व युद्ध में संक्रमित सैनिक थे उनको बचाने के लिए किया था। तो आपके समझ आ गया, प्रतिजैविक ये इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक, ध्यान रखना। अगला एक और आता है डेफिनेशन, उसे बोलते हैं फाइलोडी। देखिए लास्ट डेफिनेशन है,
ठीक है, कम से कम 15-20 आपको डेफिनेशन पढ़ ली। इन डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत काम आएगी, इनके वर्ड आएंगे, फिर आपके कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फाइलोडी क्या देखिए, पुष्पीय भागों का पत्ती सदृश्य षष्ठांग में रूपांतरण को क्या कहते हैं? फाइलोडी कहते हैं। कि पुष्पीय भागों का, पुष्पीय भाग कौन से? बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग, जयांग, इनका क्या करना? पत्ती जैसी सदस्य, पत्ती के समान, जैसे ये कोई बाह्य दल है वो इस प्रकार के षष्ठांग बदल जाए तो इसे क्या कहेंगे? फाइलोडी कहेंगे। तो पत्ती सदस्य षष्ठांग में बदल जाना क्या कहलाता है? फाइलोडी। जैसे तिल का फाइलोडी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान है। फाइलोडी का मतलब क्या हो गया कि पुष्पीय भागों का, फूल वाले जो भाग है, बाह्य दल है, पुमंग जाएंगे, इनका पत्ती के समान बदल जाना क्या कहलाएगा? फाइलोडी कहलाएगा। तो ये आपकी जितने भी आपके परिभाषाएं थी जो इस चैप्टर में सम्मिलित थी, उन सबकी अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, अब इसके आगे अपन कवक के बारे में पढ़ेंगे, जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे, और फाइटोप्लाज्मा और विषाणु के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन चारों के बारे में डिटेल है कि भाई किस प्रकार से फैलाते हैं, इनकी शरीर की संरचना कैसे होती है, इसकी बात करने वाले हैं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन कि सबसे पहले कि भाई रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं, पढ़ चुके हैं। और ये जैविक या मध्य जैविक या अजैविक हो सकते हैं, क्योंकि जो रोगजनक है वो जीवित भी हो सकता है, मध्य अवस्था में ना जीवित हो ना मृत हो, या फिर अजैविक भी हो सकते हैं। ठीक है, इन रोगजनों को क्या सम्मिलित समूह में रखा गया। देखिए कौन कौन से समूह हैं, इनकी बात करने वाले हैं, और इनके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, देखिए स्टार्ट करते हैं कि फसलों के प्रमुख रोग कारकों का सामान्य परिचय। फसलों के प्रमुख रोग कारकों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। कि रोग कारक का सामान्य परिचय पढ़ने वाले कौन कौन से? कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, फाइटोप्लाज्मा जैसे माइकोप्लाज्मा, इन सबको पढ़ने वाले हैं। तो ये रोग उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? रोगजनक, आप जानते ही हो। ठीक है, ये कैसे हो सकता है कि भाई ये जैविक हो सकते हैं, जैविक मतलब जीवित हो सकते हैं, ये मध्य जैविक हो सकते हैं, ना जीवित अवस्था कह सकते हैं ना मृत अवस्था कह सकते हैं, ये अजैविक हो सकते हैं, या आपके निर्जीव अवस्था में भी हो सकते हैं। किसी भी अवस्था में ये रोग फैला सकते हैं। और रोगजनों को निम्नलिखित समूह बांट रखा है कि रोगजनों को कितने समूह बांट रखा है उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कवक, दूसरे नंबर पे है आपके जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक को फंजाई, इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखें साथ में। तीसरा आता है मोलिक्यूल्स। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा इसमें आते हैं, तो मोलिक्यूल्स। इसके अलावा विषाणु, वायरस, इसके अलावा आपके आगे वायरॉइड पढ़ेंगे, इनके बारे में क्या होते हैं, विषाणु से निकली रचनाएं होती हैं। आपके प्रोटोजोआ, सॉरी ये देखिए वायरॉइड का सूत्रकृमि ले लीजिए, पढ़ चुके सूत्रकृमि संक्रमित करते हैं। इसके आगे बात करें अपन, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ना। प्रोटोजोआ देखो आप वैसे 11 में पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन उसमें पढ़ चुके हैं। प्रोटोजोआ एक संघ है, ठीक है, नॉन ग्रोरेट्स का, जिसके अंदर आपके ज़्यादातर एसेलुलर आप एक कोशी के जीव पाए जाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है ना, बहुत सारे जीव हैं। सेवाल, ठीक है, सेवाल जिसे बोलते हैं एल्गी। और अजैविक कारक भी हो सकते हैं, उनकी भी बात करें। कौन कौन से अजैविक कारक हैं जो आपके अजैविक जो जीवित नहीं हैं, ठीक है, जो रोग फैलाने में योगदान देते हैं, उनकी भी बात करने वाले हैं। कि भाई उपयुक्त रोगजनक जो पढ़े उसमें से अपन कवक है, जीवाणु है, फाइटोप्लाज्मा है, विषाणु है, इनका सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं। कहते जितने भी रोग फैलाने वाले हैं उसमें किस किस का अध्ययन करने वाले हैं? कवक, जीवाणु, विषाणु और आपके फाइटोप्लाज्मा, मॉलिक्यूल्स, इनकी बात अपने चैप्टर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कवक से। एक नंबर पे क्या है? कवक। इसकी बात करते हैं कि भाई कवक है, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। भाई कवक क्या चीज़ है, इसकी बात करेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कवक ऐसे बोलते हैं फंजाई। क्या होता है कवक या फंजाई? देखिए कवक क्या है, यूकेरियोटिक है पहली बात। कवक क्या है, यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक का मतलब जानते हैं, यूकेरियोटिक देखो दो प्रकार कोशिका होती है, क्या होती है, प्रोकैरियोट्स कोशिका, एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोट कोशिका में ना तो कोशिकांग पाए जाते हैं, ना केंद्रक वेल डेवलप होता है, ठीक है, ना आपके इनमें डीएनए जो होता है वो सामान्य प्रकार का पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन का अभाव होता है, एसओ3 विभाजन पाया जाता है। यूकेरियोट कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, जो डीएनए होता है वेल डेवलप केंद्रक पाया जाता है, यो यूकेरियोटिक कोशिका। तो ये क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका। ये क्या होती है, आपके क्लोरोफिल रहित होती है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल किसमें मुख्य लक्षण है, पादपों में और शैवालों का क्लोरोफिल रहित। जिसमें क्लोरोफिल होगा वो क्या होगा, स्वयं पोषी होगा, अपना भोजन खुद बनाएगा। बीजाणुधारी होते हैं, भी छोटे छोटे बीजाणु को धारण करके क्या कहलाते हैं, रोग फैलाते हैं, तो बीजाणुधारी। इसके अलावा एक कोशिकी हो सकते हैं, एक कोशिका के बने, एक कोशिके या बहुकोशिकीय, दोनों कंडीशन है। एक कुछ कवक एक कोशिकी होती है, कुछ कवक बहुकोशिकीय। एक कोशिका में जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, बहुकोशिका में जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। शाखित हो सकते हैं, बंटे हुए ब्रांचेज के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। तंतु में, छोटे छोटे तंतु में संरचना में पाए जा सकते हैं। सूक्ष्म जीव है, मुख्य बात है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म जीव है। इसके अलावा जिनकी कोशिका भित्ति है, इनके भी देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, ये तो इनके बारे में जानकारी। इसके अलावा क्या है कि इनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कि कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है, ध्यान रखना। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, एक रासायनिक पदार्थ होता है काइटिन, या सेल्यूलोज की बनी हो सकती है। मुख्य रूप से काइटिन है, या फिर सेल। काइटिन ऑप्शन में नहीं मिले आपको कहीं तो सेल्यूलोज लिख सकते हैं। तो काइटिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन ज़्यादातर काइटिन की बनी होती है। तो ये क्या हो गया कि सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, कवक विज्ञान कहेंगे। ध्यान रखना, क्या कहलाएंगे, कवक विज्ञान की बात करें। कवक विज्ञान क्या होती है, इंग्लिश में कवक विज्ञान को बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखना। क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। तो कवकों का क्या, सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान की शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं कवक विज्ञान या माइकोलॉजी, इंग्लिश में माइकोलॉजी मिलेगा। और फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन, उसकी बात कर लेते हैं। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी या कवक विज्ञान का जनक, कवक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका क्या गया, P.A. माइकेली। क्या नाम है, P.A. माइकेली। क्या हो गया, P.A. माइकेली, ठीक है। कि P.A. माइकेली है, इससे क्या कहा जाता है, कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। मैंने आपको पहले बता रखा है, किसी का भी जनक जब कहा जाता है इसका मतलब क्या है, उसने उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च की है, उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन किया है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, एक उपाधि दे दी जाती है कि भाई इसे क्या कह दिया, कि भाई कवक विज्ञान का जनक कह दिया, कवक विज्ञान का पिता कह दिया, तो ऐसे कुछ दे दिया जाता है, इनको उपनाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए सामान्य लक्षण की बात करते हैं, कवक के क्या लक्षण है, क्या विशेषताएं पाई जाती है कवक, किसकी बात करेंगे। सामान्य लक्षण की बात करते हैं कि भाई कवकों के सामान्य लक्षण क्या है, क्या है इनकी विशेषताएं। सबसे पहले आवाज़ की बात करेंगे
कि वे किस प्रकार के आवास में जीवित रहते हैं, तो सभी कवकों में पर्णरहित का पूर्णतः अभाव होता है, तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल एब्सेंट सभी कवकों में। और ये मर्तोपजीवी हो सकते हैं। मर्तोपजीवी का मतलब समझ गए आप, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से जो अपना भोजन ग्रहण करें। कोई जीव मर गया है, कोई चीज़ें सड़ रही है, तो वहाँ से सभी में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो मृत कार्बनिक पदार्थों से जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मर्तोपजीवी बोला जाता है। ये कैसे हो सकते हैं, सहजीवी। सहजीवी का देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, डेफिनेशन सुनिए। सहजीवी का मतलब होता है कि भाई ऐसा संबंध जो दो अलग अलग जीवों के बीच बनेगा और जिससे दोनों का फायदा हो, उसे क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। दोनों में से मान लीजिए एक भी नष्ट हो गया किसी कारणवश, तो उनका संबंध टूट जाएगा, वो सहजीवन टूट जाएगा। देखिए जैसे क्या होता है, एक सहजीवन होता है कि शैवाल, और जैसे ये शैवाल मान लीजिए आप, ये शैवाल है और ये कवक है, तो शैवाल और कवक मिलकर क्या बनाएंगे, लाइकेन। इनकी वजह से क्या मिलता है, लाइकेन बनता है। अब ये दोनों के मिला जुला रूप है, मैंने आपको क्या बताया, सहजीवी संबंध जो दो ऐसा संबंध, दो अलग अलग जीव, दोनों अलग अलग है। शैवाल स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ये क्या है, स्वपोषी नहीं है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, तो अलग अलग है। अब ये क्या करेंगे, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, लाइकेन को बनाया, ठीक है। अब शैवाल क्या करेगा, स्वपोषी है तो ये भोजन बनाएगा, तो ये भोजन बना के किसको देगा, कवक को देगा। कवक क्या करेगा, जल ग्रहण करेगा, ठीक है, खनिज पदार्थों का अवशोषण करेगा, ये अवशोषण करके किसको देगा, शैवाल को दे रहा है। दोनों का काम चल रहा है, ये उसको भोजन दे रहा है, इसको जल दे रहा है, वे जल खनिज पदार्थ दे रहा है इसलिए भोजन बना रहा है। दोनों का संबंध है, दोनों का फायदा हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, सहजीवी। एक भी मान लीजिए कवक नहीं रहा तो ये संबंध टूट जाएगा, लाइकेन नहीं रहेगा, तो इसे बोलते हैं सहजीवी। तो ये सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। एक तो ये लाइकेन में, एक अपन पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर, माइकोराजा संबंध के अंदर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये परजीवी, मुख्य गुण तो इनका परजीवी रूप में पाया जाता है ज़्यादातर, परजीवी और मर्तोपजीवी। परजीवी का मतलब होता है किसी जीव से पोषण ग्रहण, किसी जीव पे आप डिफेंड रहेंगे, पौधे पे, किसी जीव पे उससे पोषण ग्रहण करता है। जैसे सिंपल सी एक जूं, आपकी जूं होती है ना बालों में, वो अपने से पोषण ग्रहण करती रहती है, तो वो परजीवी अपन परपोषी उसी समय। यही जैसे आपने देखो गाय भैंस सब चिचड़ियाँ होती है, ठीक है, तो गाय है या भैंस है, जो भी है, कुत्ता है, वो उसके लिए परपोषी, और चिचड़े क्या हो गई, परजीवी। परजीवी मतलब जो किसी जीव पे निर्भर एक उनसे पोषण ग्रहण करे, तो ये परजीवी के रूप में हो सकती है, ठीक है। तो ये सर्वत्र पाए जाते हैं, इस रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है। और अब एक लास्ट पॉइंट आप इसकी बात कर लेते हैं, आपके इसके पोषण की बात कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करेंगे कि पोषण कैसा होता है इसके। देखिए न्यूट्रिशन की बात करें कि कवक क्या है, कवक परपोषित है, परपोषित मतलब खुद भोजन नहीं बनाते, दूसरों से भोजन ग्रहण करें, ठीक है। और अवशोषी होते हैं, ठीक है, कि दूसरों से भोजन ग्रहण करने के लिए अवशोषण करेंगे, उनसे पौष्टिक पदार्थों को क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तथा इनमें अंत्यग्रहण बहुत ही कम होता है, ये अंत्यग्रहण की क्षमता बहुत ही कम पाई जाती है। खुद इसको क्या है, आपके डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं करते, पचा पचाया भोजन लेने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कवकों की मुख्य विशेषताएं हो गई, वे कवक क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। और भी इसकी डिटेल बाकी कुछ बाकी रह गए, कुछ इनके जो उनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सामान्य लक्षण की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।